Hello and very good evening. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. Now please everyone camera on कीजिए. So last class in CRPC section जो 32 34 तक मतलब चैप्टर जो 4 था उसको कंप्लीट करवा दी थी. और यहीं पर मैं जो कुछ पोर्शंस आखिरी में आप देख पाओगे नोट्स में था, दैट इज सेक्शन 39 सेक्शन 40, उसको मैं नहीं कराई थी. और क्यों नहीं कराई थी? बिकॉज देर इज अ रीजन. दैट इज जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसको पुलिस एक्ट का सेक्शन 3 के साथ पढ़ना पड़ता है. ठीक है. सो पुलिस एक्ट इज नॉट आवर टॉपिक. सो जब भी एकदम सीआरपीसी मैं ख़त्म करवा दूंगी और उसके बाद मैं मतलब एक बार कोशिश करूंगी कि जो सारे अदर एक्ट्स लाइक पुलिस एक्ट उसके साथ मैं ये पोर्शंस को अटैच करूंगी. ठीक है. तो इसीलिए मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को अलग रखी थी. अभी एक छोटा सा मतलब जो पोर्शन मेरा छूट गया था, दैट इज ओनली सेक्शन 39. सेक्शन 39 सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूटी देता है हम पब्लिक के ऊपर. ठीक है. मतलब जहां पर कोई क्राइम हो रहा है, सपोज किसी ने मर्डर कर दिया है और मेरे पास इंफॉर्मेशन था, कोई अनलॉफुल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, कोई फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब खाने में मिलावट हो रहा है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास था. और एक नागरिक होने के मतलब नागरिक होने के तौर पर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको पुलिस को जा करके बताऊँ, है ना. और अगर मैं ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देती हूँ पुलिस को, कुछ हो जाता है, तब मेरे ऊपर जो मतलब एक ड्यूटी के तौर पर जो सेक्शन 39 बोलता है मैं अपना ड्यूटी नहीं किया है, इसीलिए मेरे को मतलब पनिशमेंट होगा. और इसका जो प्रोविजन है सेक्शन 176 एंड 202 ऑफ द आईपीसी में बोला गया है. तो सिंपली इसके बारे में बोला गया है दैट एक ड्यूटी दिया गया है पब्लिक को, जब भी कोई ऑफेंस वगैरह कमिट होगा तो इसका ये पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो पुलिस ऑफिसर को जा करके इंफॉर्मेशन देगा अगर उनको पता है. ठीक है. एंड नाउ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दैट इज चैप्टर 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरेस्ट. ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड यहाँ पर मतलब जुडिशरी से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी. ठीक है. एक मैं आज जो सीआरपीसी में बोला गया है उसको आपको समझाऊंगी, अरेस्ट कितनी तरीके से हो सकता है, मोड्स क्या है, ये सब कुछ. और दूसरा पार्ट है गाइडलाइंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस पर गाइडलाइंस दिए हैं. ठीक है. कैसे अरेस्ट करना है, पुलिस ऑफिसर को कौन सा ड्यूटी का पालन करना है. ठीक है. सो दूसरा पार्ट रहेगा गाइडलाइंस, बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहेगा. और आज जो मैं आपको समझाऊंगी ये सीआरपीसी का जो बेयर प्रोविजन बोला गया है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट, ये है चैप्टर 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. एंड चैप्टर 5 यहाँ पर बेसिकली बोला गया अरेस्ट क्या है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अदर मोड्स दिया गया है. बट सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है अरेस्ट का मतलब क्या है. ठीक है. और अरेस्ट क्या है. सो आप लोगों में से कोई मेरे को बताना चाहेगा अरेस्ट क्यों किया जाता है, क्या है मतलब करने का जरूरत क्या है, किसी को अरेस्ट करने का जरूरत क्या है. कोई? मैम अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, मैम प्रिवेंशन फॉर कमिटिंग नेक्स्ट ऑफेंस. दैट्स द थिंग. बट व्हाई इज इट नेसेसरी, अरेस्ट करना क्यों है बेसिकली, व्हाई, क्यों करे, डेफिनेशन क्या होगा. बेसिक रीजन एक ये है कि इफ ए पर्सन इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी फर्स्ट एंड एनी एक्ट एंड ओमिशन व्हिच इज पनिशेबल बाय द लॉ, एंड द थर्ड थिंग इज दैट अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर ऑफेंस कर लिया होगा तो दोबारा वो कर सकता है. सेक्शन 151 समझ में आ गया जी. अरेस्ट मीन्स कन्फाइनमेंट वंस लिबर्टी. यस. ओके. एनी केस लॉ दैट, यस अमनप्रीत जी बोलिए. उसको भागने से रोकने के लिए अरेस्ट करते हैं. यस, नाइस पॉइंट. एज क्लियर एज क्रिस्टल. ये होने के लिए देखिए, तो सबसे पहले अरेस्ट दो तरीके से हो सकता है, मतलब बेसिक दो अगर स्ट्रक्चर में डिवाइड करें तो अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विथ वारंट. ठीक है ना. तो खाते के एकदम बीच में लिखिए अरेस्ट और दो लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक में लिखिए विदाउट वारंट और दूसरे में लिखिए विथ वारंट. जहां पर विदाउट वारंट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर सकता है ऑन द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है. आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन लेटर ऑन. ओके. एंड अभी जो अरेस्ट विथ वारंट होता है वहां पर पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकते हैं, मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब जहां पर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस पर कोई ऑफेंस कमिट हो गया है.
ठीक है ना। और प्राइवेट पर्सन मतलब सपोज मेरे सामने कोई लड़की का मतलब कोई इंसान उसको लेके जा रहा है, किडनैप हो रहा है, ठीक है ना। तो एज अ पब्लिक हम लोगों के सामने अगर कुछ कमिट होता है तो हम भी उसको पकड़ करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गया मेन पर्पस। अब विदाउट वारंट पर एक और पॉइंट दैट इज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन होता है। जब सपोज कोई मर्डर हुआ है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड उसी वक्त ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको अरेस्ट करके लेके जाएगा। और एक क्या होगा, प्रिवेंटिव इन नेचर, जो रश्मि जी आप बोल रहे थे, प्रिवेंटिव इन नेचर दैट इज चैप्टर 11 एंड सेक्शन 151 ऑफ द CRPC, ठीक है। सो प्रिवेंटिव इन नेचर मतलब पर्सन जो एक हिस्ट्री चीटर है या फिर रिपीटेड ऑफेंडर है, ताकि वो फर्दर कोई क्राइम कमिट ना कर सके, उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव इन नेचर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो दैट्स वाई उनको अरेस्ट किया जाएगा। अभी देखिए अरेस्ट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है CRPC पर कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इसका कोई भी डिफाइन नहीं है, सिर्फ बोला गया है अरेस्ट हाउ मेड, कैसे किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। ओके सो अभी एक सिंपल सा थिंग मतलब तो एक चीज़ मतलब ध्यान में बिल्कुल रखना है, यही पढ़ने का तरीका है दैट जो चीज़ का डेफिनेशन नहीं दिया गया है वहाँ पर हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि केस लॉ को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियरी एंड लॉ। सो अगर देखते हो कोई चीज़ का जैसे कि चार्जशीट का क्या डेफिनेशन है, इनफैक्ट चार्जशीट का टर्म ही तो CRPC पर यूज़ नहीं किया गया है, तो हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, है ना। तो केस लॉ को रेफर करेंगे, यस। तो केस लॉ मतलब केस लॉ, सो एक केस हुआ है एंड केस में जो डिसीजन दिया गया है वही लॉ है, ओके। तो है सपोज मेरे को कोई आज उठा के लेके जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट मिस पापिया को जो उठा करके लेके गए ये इलीगल अरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोल देता है इलीगल अरेस्ट, तो मेरा केस पर जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किए वही लॉ बन जाएगा, तो दैट्स वाई केस लॉ। तो सबसे पहले देखिए जो केस लॉ मैं यहाँ पर दूंगी आपको दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन। ये केस में क्या बोला गया था, जहां पर कोई एक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जा रहा है कोई ट्रायल फेस करवाने के लिए। अब लाया जाने के लिए उसको तो अरेस्ट करना पड़ेगा, सपोज वो भाग सकता है कुछ भी कर सकता है, तो अरेस्ट करके इंसान को लाया जा रहा है, तो सिंपल ये चीज़ वहां पर बोला गया था। अब इससे एक कंफ्यूजन एराइट अक्सर होता है दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट मतलब क्या, किसी को अरेस्ट कर लेना दैट यू आर अंडर अरेस्ट, दिस इज द अरेस्ट। बट डिटेंशन मतलब क्या, किसी को रोक के रखना, है ना। तो अरेस्ट में भी रोक के रखा जा रहा है और डिटेंशन में भी रोक के रखा जा रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि दोनों जगह सेम है, डिटेंशन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो इसके लिए स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, ये केस में बोला गया था जहाँ पर ये जो टर्म कस्टडी इसको यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कस्टडी का मतलब है फिजिकल कंट्रोल। तो जो इंसान के ऊपर मेरा फिजिकल कंट्रोल है वहाँ पर कस्टडी है, ठीक है। बट वेयर देयर इज कस्टडी देयर इज ऑलवेज, मतलब जहाँ पर कस्टडी रहता है वहाँ पर ऑलवेज अरेस्ट नहीं होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में अगर कोई इंसान जा करके सरेंडर कर देता है, क्या आप उसको अरेस्ट बोलोगे, नहीं ना, वो तो सरेंडर कर रहा है, वो उनका क्या होगा, कस्टडी हो जाएगा बट अरेस्ट नहीं होगा। सो जहाँ पर अरेस्ट होता है ऑलवेज वहाँ पर कस्टडी नहीं, मतलब कस्टडी होता है हमेशा, तो जहाँ पर अरेस्ट वहाँ पर कस्टडी होता है, और जहाँ पर कस्टडी होता है इट इज़ नॉट मतलब ऑलवेज नेसेसरी दैट वहाँ पर अरेस्ट ही हुआ है, जैसे कि सरेंडर, ठीक है। और ये जो कस्टडी एंड अरेस्ट ये जो दो टर्म है ये स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार में बोला गया था, ये दोनों सिनोनिमस नहीं है। सिनोनिमसली आप कस्टडी और अरेस्ट को एक साथ में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो समझ में आया डिफरेंस क्या है। तो जहाँ पर अरेस्ट रहेगा वहाँ पर कस्टडी होगा, और जहाँ पर कस्टडी है इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है वहाँ पर अरेस्ट ही हुआ है, ठीक है। अब कस्टडी इसको सुनते ही आपके मन में 2-3 मतलब चीज़ आना चाहिए, दैट इज जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होता है, ठीक है ना। जेसी एंड पीसी, पीसी मतलब पुलिस कस्टडी एंड जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी, मतलब कोर्ट के कस्टडी। अभी यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी एकदम बेयर आइडिया आपको दूंगी, क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगी जब मैं स्टैट्यूटरी बेल के ऊपर डील करूंगी, दैट इज सेक्शन 167 ऑफ द CRPC, ठीक है। अभी जिस्ट में समझिए, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
और पुलिस ऑफिसर सपोज किसी को अरेस्ट कर लिया है, सो जहाँ पर सपोज कोई इंसान को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको इंटेरोगेशन के लिए उठा के लेके गए पुलिस, ठीक है, तो पुलिस जो उठा करके लेके गए वहाँ पर हो जाएगा पुलिस कस्टडी, ठीक है। अब 15 दिन हो जाने के बाद जब उनको मतलब जो रिमांड में लिया जाएगा वो तो एक अलग चीज़ है, सो डोंट कंफ्यूज नहीं होना है रिमांड वगैरह। अभी चीज़ समझिए, 15 दिन के बाद जो होता है वो हमेशा जुडिशियल कस्टडी होता है, ठीक है। और ये बोला गया है सेक्शन 167 पर, ओके। अभी जस्ट थोड़ा सा याद रखिए, तो 15 दिन के बाद जो होता है वो हमेशा एक जुडिशियल कस्टडी होता है। अब जुडिशियल कस्टडी जब हो जाता है, मतलब कस्टडी ऑफ कोर्ट जहाँ पर हो जाता है, उनको बोला जाता है कस्टोडियल लेजिस। तो जो एक्यूज्ड होता है उनको बोला जाता है कोर्ट के लैंग्वेज में कस्टोडियल लेजिस बोला जाता है, मतलब इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, ठीक है, ओके। टिल दिस मच इज इट क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, सो अभी आगे बढ़ते हो नेक्स्ट टाइप पर, दैट अरेस्ट का मोड क्या हो सकता है, ठीक है ना, मतलब किस प्रकार से अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले फिजिकली टचिंग, मैं किसी की बॉडी को एकदम पकड़ करके लेके जा रही हूँ, तो चलिए आप अरेस्ट हो गए हो, तो फिजिकल टचिंग। एंड दूसरा है कन्फाइनिंग द बॉडी, कन्फाइन कर रही हूँ, चलिए आप अरेस्ट हो गए, यू आर अंडर अरेस्ट, चलिए, ठीक है, तो कन्फाइन करके लेके जा रही हूँ मैं। अभी और एक वॉल्यूंटरीली सरेंडर, ये भी होता है। और एक चीज़ बाय वर्ड्स, मतलब वर्ड्स और एक्शन। सपोज मैं आके बोल रही हूँ यू आर अंडर अरेस्ट, चलिए मेरे साथ, टच वच नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और अक्यूज बोलता है ठीक है मैं जा रही हूँ आपके साथ, सो ये हो गया अरेस्ट। अभी चलते हैं थोड़ा सा बेरक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, दैट सेक्शन 41 क्या बोलता है। यहाँ पर अरेस्ट टर्म तो डिफाइन नहीं किया गया है, बट इन जनरल हम लोग क्या, थोड़ा सा इन जनरल देख लीजिए। इन जनरल मतलब हम लोग नॉर्मल कनोटेशन में क्या बोलेंगे, ओके। सो अरेस्ट मीन्स एप्रीहेंशन, रेस्ट्रेंट, डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अरेस्ट मतलब ऐसा थिंग जहाँ पर कोई इंसान को उनका जो पर्सनल लिबर्टी है उनसे उनको डिप्राइव किया जा रहा है। सपोज आज अगर मेरे को अरेस्ट किया जाए तो क्या मैं किधर भी जा सकती हूँ? नहीं जा सकती हूँ, है ना। तो मेरा जो फ्रीली मूव करना, इसको जो मेरा जो लिबर्टी है इसको कर्टेल कर देना। इस जहाँ पर मेरे को पकड़ करके कोई कस्टडी में लेके जाया जा रहा है, ये कर रहा है ऐसा एक इंसान जिनके पास अथॉरिटी है। अभी ही नहीं कोई इंसान मेरे को आके बोल सकता है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके पास एक प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज सेंट्रल एजेंसी या फिर स्टेट एजेंसी जो लोग अरेस्ट कर सकते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी से आपको निकाला जा रहा है, रेस्ट्रेन करके रखा जा रहा है और बाय लीगल अथॉरिटी किया जा रहा है, ठीक है। सेक्शन 41 में सिंपली बोला गया है अरेस्ट हाउ मेड एंड व्हाट आर द 13 सर्कमस्टांसेस जहां पर कोई भी इंसान को विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। सो हाउ मेनी सिचुएशन? 13 सिचुएशन बोला गया है जहां पर कोई भी इंसान को पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये सिर्फ लिख के रखिए। अभी कुछ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। सो ये जो अरेस्ट का ये जो लॉ है ना, ये पहले बहुत मिसयूज़ किया जाता था, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप दे रही हूँ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों मिसयूज़ किया जाता था और कैसे जाता था। दैट इज पुलिस ऑफिसर आर्बिट्ररी अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है ना, मतलब दादागिरी, अरेस्ट कर लिया, कोई भी ऑफेंस पर अरेस्ट कर लिया, ठीक है, ये होता था। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बेसिकली ये चीज़ होता था, और अरेस्ट करके लेके चले गए और आर्बिट्ररी पावर को अप्लाई करते थे। और इस हिसाब से यहाँ पर कुछ पर्पस दिया गया था, मतलब अरेस्ट क्यों किया जाना चाहिए, व्हाट आर द रीजंस, जो मैं शुरुआत में क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ रही थी, अरेस्ट क्यों किया जाना चाहिए, व्हाट इज द डैम रीजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। कोई इंसान मुंबई से आकर के कोलकाता पर मर्डर करके चला गया है, ठीक है, तो उस इंसान का तो पहचान होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उनका घर कहाँ है, सब कुछ क्या है पता होना चाहिए। तो दैट्स द मेन पर्पस इज दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट, दैट एंश्योर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही तो उनको सजा होगा, है ना। तो इसलिए प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, सपोज अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, वो टैम्पर कर देगा, एविडेंसेस को डाइल्यूट कर देगा, मतलब एविडेंसेस को क्या फैब्रिकेट कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। तो इसको रोकने के लिए। और तीसरा दैट इज दैट अगर वो इंसान सपोज भाग जाता है तो क्या ट्रायल होगा?
नहीं हो पाएगा। तो वो इंसान को ट्रायल में अवेलेबल कराने के लिए, ट्रायल को फेस करवाने के लिए, ठीक है, ये गया तीसरा। अब नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम कमिटिंग अदर ऑफेंसेस सिमिलर नेचर, मतलब सेम काइंड, सपोज एक मर्डर किया है और दूसरा मर्डर कमिट करने से उनको रोका जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिटालिएशन, मतलब सपोज वो जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ बोल दिया है, ठीक है ना, तब रिटालिएशन में उसका बोलना शायद उनको पसंद नहीं आया, रिटालिएशन में मर्डर करने चले, ठीक है ना, तो रिटालिएशन मतलब क्या, रिवेंज लेना, ऐसा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए जस्ट 5 जो मैं चीज़ बताई, यही है पर्पस कोई इंसान को अरेस्ट करने का। सो नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, मिला लीजिए अगर आप नोट डाउन किए हो तो। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। नंबर 2 इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, दिस इज द कीवर्ड। और थर्ड वन अवेलेबल फॉर ट्रायल। और चौथा है प्रिवेंट करना फर्दर कोई ऑफेंस कमिट करने से। और 5 रिटेलिएशन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 5 जो मेन चीज़ आपको बताई, ये कहाँ से आया किधर से है, ठीक है ना। तो ये जो है पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984, यहाँ पर ये जो मेन 5 चीज़ आपको बताई, पर्पस क्या है अरेस्ट करने का, ये आया है।